नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक की तरह काम करने वाला सारे प्रश्न देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का कौन सा एंटीबायोटिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में है या दक्षिणी अंडमान में है या मध्य अंडमान या छोटा अंडमान में है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर जो स्थित है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगर उत्तरी अंडमान की बात करें, आप सैडल पीक जानते होंगे, एक सैडल पीक जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। सैडल पीक 338 मीटर के लगभग है। तो सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में पड़ता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वहाँ 2 ज्वालामुखी है, एक है बैरन ज्वालामुखी और एक है नरकोंडम ज्वालामुखी। तो बैरन ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप पे निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, जबकि नरकोंडम ज्वालामुखी जो है एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, लेकिन बैरन एक्टिव ज्वालामुखी है। तो अंडमान निकोबार से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। नरकोंडम अंडमान निकोबार में। और सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में है, जब वहीं पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था? राय बहादुर की उपाधि कौन लौटा दिया था? तो राय बहादुर की उपाधि जो थे जमनालाल बजाज द्वारा लौटा दिया गया था। वहीं जलियांवाला बाग के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने सर की उपाधि को अंग्रेज को वापस कर दिया था। और महात्मा गांधी जो थे कैसरे हिंद की उपाधि वापस दे दिए थे। इनको कब मिला था कैसरे हिंद की उपाधि? तो 1915 में मिला था। 1915 में मिला था। कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को, उसके बाद उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें भारत के नागरिकों को प्रथम विश्व युद्ध में मतलब उसको चयन करके प्रथम विश्व युद्ध में प्रेरित किए थे जाने के लिए, लड़ने के लिए। इसलिए उनको भारत का सर्जेंट भी कहा जाता है। तो इसलिए उनको उपाधि दिया गया था कैसरे हिंद की उपाधि। और वो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में 1915 में जो है 1919 में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। वहीं शंकर नायर की बात करें तो शंकर नायर जो थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे। इस तरह से याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कौन कौन व्यक्ति क्या क्या उपाधि लौटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ स्थित है? नॉर्थ में विषुवत रेखा के उत्तर जाइएगा तो 23.5 डिग्री उत्तरी में स्थित है, जबकि कर्क रेखा जो है, मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ तो भारत में पड़ेगा नहीं, क्योंकि विषुवत रेखा जो है भारत के दक्षिण साइड में है। तो दक्षिण साइड से और उधर आगे जाएंगे तो पड़ेगा मकर रेखा। वहीं विषुवत रेखा भी भारत में नहीं पड़ेगा। श्रीलंका के आगे उधर चलेंगे तो विषुवत रेखा पड़ेगा। 0 डिग्री देशांतर भी नहीं पड़ेगा। तो भारत के कौन सी रेखा से होकर गुजरती है? भारत में कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा सही आंसर हो जाएगा। अगर एक और रेखा है टाइम रेखा, भारत में टाइम रेखा जो गुजरती है, टाइम रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों होकर गुजरती है। इनमें से कौन कौन हो जाता है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होकर गुजरती है। वहीं कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको आप जानते हैं ठीक से, मित्र पर गमछा झा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड होता है। तो इस तरह से दोनों कर्क रेखा, मकर रेखा और टाइम रेखा सब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चौथा बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तो चौथा जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और बौद्ध सम्मेलन 4 गो हुआ है। चारों में चौथा इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है कि उसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया गया था, जिसमें अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो कि कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। तो इसलिए, और अशोक की बात करें तो अशोक जो शासनकाल था तीसरा बौद्ध संगीत, उस समय तीसरा बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में हुआ था।
वहीं अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु जो है पहला सम्मेलन जो हुआ था बौद्ध का 483 ईसा पूर्व में, उस समय की अध्यक्षता उस समय जो था शासनकाल अजातशत्रु का शासनकाल था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा था चतुर्थ बौद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, चौथा जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में आयोजन करवाया गया था, कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। तो सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, भारत नहीं लगाया है तो सर्वप्रथम जो था साउथ अफ्रीका में किए थे। लेकिन भारत अगर कहेगा तो सर्वप्रथम चंपारण में हो जाएगा, भारत में कहेगा चंपारण हो जाएगा। वहीं अहमदाबाद में सर्वप्रथम महात्मा गांधी भूख हड़ताल किए थे, पहली बार भूख हड़ताल महात्मा गांधी मिल मजदूरों के विरुद्ध में किए थे। वहीं बारदोली जो हुआ था, बारदोली किस लिए है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो था बारदोली सत्याग्रह का आयोजन किया गया था 1928 में, और उसी समय वहाँ के महिलाओं के द्वारा पटेल जी को सरदार की उपाधि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। तो इसका गवर्नर उसमें कौन था, लॉर्ड इरविन नहीं था, चूँकि स्मॉल डिट चेंज कर जाता है इसलिए हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन था। लेकिन गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था, उस समय इरविन के साथ हुआ था, इरविन उस समय गवर्नर था। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था 1931 में ही हुआ था, प्रथम 1930 में हुआ, दूसरा 31 में और फिर तीसरा 1932 में हुआ। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन का जो कार्यकाल था 1931 से लेकर 36 तक था, 31 से लेकर 36 था, और 36 के बाद फिर आ जाता है 42 तक लॉर्ड लिंथलिथगो आ जाए। वहीं रीडिंग की बात करें तो रीडिंग का कार्यकाल जो था कितना था, रीडिंग का था 21 से 26, रीडिंग का था 1921 से 26 तक इनका कार्यकाल था। इस तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ, तो लॉर्ड वेलिंगटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया था। दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर कब गिराया गया था, पहला तो 6 अगस्त को गिराया गया था, 6 अगस्त 1945, और दूसरा जो था 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पे। पहले हिरोशिमा पे गिराया गया था, 6 अगस्त को पहला गिराया गया था, वहीं 9 अगस्त को दूसरा बम गिराया गया था। अच्छा, इसका नाम भी पूछता, पहला बम का नाम था लिटिल था और दूसरा का फैट था, लिटिल बॉय फैट बॉय। पहला लिटिल बॉय था, पतला था, और दूसरा जो था फैट बॉय यानी मोटा बॉय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद घोष। एक होता है लाइफ डिवाइन, एक होता है डिवाइन लाइफ। तो डिवाइन लाइफ अगर पूछे तो वो हो जाएगा शिवानंद। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, शिवानंद। और एक होता है डिवाइन कॉमेडी, तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, दाते हो जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पे प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था, और प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य फोकस जो था कृषि सेक्टर पे किया गया था। वहीं दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था, जो कि औद्योगिक क्षेत्र पे फोकस किया गया था। वहीं डीपी देवधर जो मॉडल है पाँचवा पंचवर्षीय योजना जो था डीपी देवधर मॉडल पे आधारित था। वहीं गौडगिल योजना जो है, गौडगिल मॉडल चौथा पंचवर्षीय योजना था, उसका सूत्रधार कौन थे, गौडगिल, उन्हीं के नाम पे गौडगिल मॉडल जाना जाता है। तो इस तरह से प्रथम जो था हेराल्ड मॉडल, वहीं गौडगिल चौथा था, और डीपी मॉडल जो पाँचवा था, और पीसी महालनोबिस जो है दूसरा पंचवर्षीय योजना। अगर रामकृष्ण हेगड़े की बात करें तो वो 7वां पंचवर्षीय योजना के मॉडल के सूत्रधार थे। क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफ़र। वही मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीला से एक क्वेश्चन आता है कि सिंहासन पे कौन सा सिंहासन बनाया था शाहजहाँ, तख्ते हाउस पे बैठने वाले अंतिम जो शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला से पूछा जाता है। प्रथम शासक तो शाहजहाँ था, शाहजहाँ बनवाया था, और उसका वास्तुकार बेबादल खां था, और अंतिम जो बैठने वाला शासक था मोहम्मद शाह रंगीला था। कहा जाता है कि तख्ते हाउस पे टोटल 8 शासक बैठे थे, उनमें से अंतिम शासक जो थे मोहम्मद शाह रंगीला बैठते हैं। तो इस तरह, और औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसका एक उपनाम जो है आलमगीर के नाम से भी संबोधित किया जाता है।
इसलिए अंतिम मुगल सम्राट इसमें पूछा गया था तो हो जाएगा कौन, बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1939 में किया जाता है। जब कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस, क्यों देते हैं? क्योंकि गांधी और सुभाष चंद्र बोस का मत जो है एक दूसरे से मिलता नहीं है। हालांकि दोनों का लक्ष्य जो रहता है स्वराज की प्राप्ति ही रहता है, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और उन्होंने एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और इस्तीफा देने के बाद क्वेश्चन ये भी पूछता है, जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं तो शेष समय के लिए किसको अध्यक्ष बनाया जाता है? तो शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो नई आर्थिक नीति, पहले जानिए नई आर्थिक नीति क्या है। तो नई आर्थिक नीति जो है 1991 में आया था। 1991 में इसको LPG मॉडल भी कहा जाता है। LPG मॉडल भी कहा जाता है। LPG कहने का मतलब हुआ, L से हुआ लिबरलाइजेशन, वहीं P से हुआ प्राइवेटाइजेशन और G से हुआ ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण। यही जो था, इसलिए नई आर्थिक नीति जो है सभी से संबंधित हो जाएगा। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस समय जो थे प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। वहीं वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। शायद इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का उदारक भी कहा जाता है, क्योंकि LPG मॉडल जो लाए थे वह बहुत इम्पोर्टेंट था। 1991 में जो आया था, 1991 में LPG मॉडल लाया था PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में, और उसमें वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? एक होता है यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर माने सर्वदाता। एक होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही। तो यूनिवर्सल डोनर जो है किसको कहते हैं? तो ब्लड ग्रुप O को। O ब्लड ग्रुप जो है किसी व्यक्ति में चढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब O का बारी आएगा तो बस O वाला ही ब्लड ग्रुप ही उसी में चढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि O ब्लड ग्रुप में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन नहीं पाया जाता है O ब्लड ग्रुप में। वहीं AB ब्लड ग्रुप जो होता है, सभी ब्लड ग्रुप को AB वाले ग्रुप को चढ़ाया जा सकता है, इसलिए सर्वग्राही कहा जाता है इसको। चूँकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है। AB में एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए किसी भी का ब्लड ग्रुप भी इसमें चढ़ाया जा सकता है। इसलिए यूनिवर्सल डोनर जो वो ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, वही यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है AB को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकतीय वंश कहाँ के शासक थे? काकतीय वंश जो थे कहाँ के शासक थे? तो काकतीय वंश के कहाँ राज करते थे? आंध्र प्रदेश के आसपास क्षेत्रों में काकतीय वंश था। और काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो बीटा प्रथम जो थे काकतीय वंश के संस्थापक थे। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है, विश्व व्यापार संगठन में कितने देश शामिल हैं? विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन में जो है 164 देश शामिल हैं। 164 देश शामिल हैं और 164वां कौन सा है? अफगानिस्तान जो है 164वां देश शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांग्रेस के किस संविधान में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कौन सा अधिवेशन में? तो लाहौर का 1929 में जो अधिवेशन हुआ था उसी में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। अगर कराची 1931 की बात करें तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि इसमें मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। क्या किया गया था? मौलिक अधिकार की मांग किया गया था 1931 कराची अधिवेशन में। वहीं नागपुर अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 वाला। इसमें हुआ क्या था? संविधान में परिवर्तन किया गया था, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था सहयोग आंदोलन के, इसलिए 20 वाला इंपॉर्टेंट रखता है। वहीं 27 का जो है 27 वाला भी इंपॉर्टेंट है। किस लिए है? कि मद्रास 1927 में जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। 1927 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी और लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं कीजिए। लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और मद्रास 1927 में जो था पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17, सांची किस कला का
मूर्ति कला निरूपित करता है। तो सांची जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सांची कहाँ है? सांची एक जगह है जो कि भोपाल से कुछ ही किलोमीटर 10-12 किलोमीटर दूरी पे है सांची, जहाँ की सांची स्तूप बुद्ध भगवान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसका एक ट्रिक आप याद रखिए, बाबर 4 युद्ध लगातार लड़ा, ट्रिक आप जानते होंगे, लेकिन किसके साथ लड़ा? बाबर तो एक साइड कॉमन रहता है, चारों युद्ध में बाबर रहता है, लेकिन इस साइड कौन कौन रहता है? तो इसका एक ट्रिक याद रखिए, ईरामेयव। अब देखिए, पहला युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, बाबर के साथ, और दूसरा जो था राणा सांगा के साथ हुआ था, और तीसरा जो था मेदिनी के साथ हुआ था, और चौथा जो था अफगानों के साथ हुआ था। इस तरह से आप याद रख पाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ भी पूछे, आप ईरामेयव याद रख लिए और एक बाबर को कनेक्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। फुटबॉल से। इसमें देखिए एक ट्रिक आपको देखते हैं, संतोष मुखर्जी DIV डुमरू, बस इतना याद कर लीजिए, फुटबॉल में सारा इसमें कवर हो जाता है। संतोष मुखर्जी DIV डुमरू। देखिए रोज यहाँ क्या सूचित कर रहा है? रोवर्स कप। इस तरह से आप फुटबॉल याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? देखिए पहला जो बैठक हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद दूसरा बैठक जो था 11 दिसंबर 1946 को होता है। तो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को 3 दिन के लिए, 9 को हुआ था ना, 9, 10, 11 यानी 2 दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए उनको जो था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक होता है तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? एक होता है शिमला समझौता और एक होता है शिमला सम्मेलन, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिए। समझौता कहेगा तो 1972 मानना है। समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। वहीं सम्मेलन जो हुआ था 1945 में हुआ था। सम्मेलन जो था अंग्रेज और कांग्रेस के बीच हुआ था, वहीं समझौता जो 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। वहीं 1954 की बात करें तो पंचशील समझौता जो कि चाइना से हुआ था, और 1966 में जो है ताशकंद में समझौता हुआ था, जिसको ताशकंद समझौता से नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन काल के दौरान किसने विलय नीति प्रस्तुत की थी? यानी राज हड़प नीति कौन शुरू किया था? तो डलहौजी के द्वारा राज हड़प नीति शुरू किया गया था। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है। प्रकाश तरंग की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? एक समान होती है या ज़्यादा होती है या अंतर होती है या कम होती है? तो एक समान होती है। प्रकाश की गति रेडियो तरंग की तुलना में एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 में बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर जो है कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में जितना टाइगर है आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। एक ट्रिक हम दे रहे हैं, सोना तंगू बारन, यह है कर्नाटक के अभयारण्य। इसमें मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, सोना तंगू बारन, यह है कर्नाटक का अभयारण्य। इस तरह से जितना कर्नाटक का अभयारण्य है सब इसमें आ जाएगा। तो इसलिए बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर जो है कहाँ है? कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन किन्हें कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन, पहले आप जानिए कि वर्ल्ड में किसको कहा जाता है। वर्ल्ड में किसी को कहा जाता है तो होगा उसी के रिस्पेक्ट में तो भारत में कहा जाता है। जैसे भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ पटेल को। लेकिन एक बिस्मार्क जो थे वर्ल्ड में, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में कहा जाता है, उनके जैसा काम किए। तो ग्रैंड ओल्ड मैन जो था वर्ल्ड में अगर पूछे तो वर्ल्ड में किसको? विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन को कहा जाता है। इसलिए भारत में जो है ग्रैंड ओल्ड मैन जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वहीं महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है?
सर्जेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि 1914 में जो था प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सिलेक्शन करवाए थे, इसलिए सर्जेंट भी इनको कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प, इनको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? भौतिक क्षेत्र में पहला नोबेल किनको मिला था? तो रोंटगन को मिला था। रोंटगन को मिला था। किस लिए मिला था? क्योंकि एक्स रे का खोज किए थे, एक्स किरण का खोज किए थे, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और फिजिक्स में प्रथम बार मिला था इनको, पहले विजेता थे। क्वेश्चन नंबर 27, माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय किस वर्ष प्राप्त की गई थी? तो सर्वप्रथम विजय जो है किस वर्ष प्राप्त किया गया था? 1953 में। 1953 में किया गया था। किनके द्वारा? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे के द्वारा 1953 में किया गया था। लेकिन अगर पहली महिला की बात करें, पहली महिला कौन चढ़े थे? पहली महिला जुक्को तवेई। पहली महिला कौन थे? जुक्को तवेई। कब चढ़े थे पहली महिला जुक्को तवेई? तो 75 में, यानी पहली महिला कहेगा तो 75 में जुक्को तवेई द्वारा। अगर प्रथम भारतीय महिला कहेगा तो 1984 बेछेंद्री पाल, 1984 बेछेंद्री पाल के द्वारा फतह किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 में कर रहा है भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जो थे साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। इस उपलक्ष्य में जो है हर एक 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 30 में खैबर पास या दर्रा स्थित है। खैबर पास या दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं एक ट्रिक, पाकिस्तान को खैर नहीं, मतलब खैबर पास कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। वहीं एक श्रीलंका के पास जो है एलिफेंट पास जो है श्रीलंका में स्थित है। इस तरह 30 क्वेश्चन आज का ये समाप्त हुआ सेट। और बताइएगा आपको सेट कैसा लगा, लाइक शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।